प्यारे बच्चों, क्लास 12 सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट अर्थशास्त्र का है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए समान क्वेश्चन है। आपका 2 चैप्टर ग्रुप बी से इस बार प्रश्न आने वाले हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग, और दूसरा चैप्टर है आय एवं रोजगार का निर्धारण। मुद्रा एवं बैंकिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसके पहले के वीडियो में बता दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग आय एवं रोजगार के निर्धारण के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है? किन्स जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं और इनका सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होती है? तो यहाँ रोजगार, उत्पादन, आय और उपयुक्त सभी। तो सभी में आपका वृद्धि होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर डेल्टा I बट्टा डेल्टा Y। सॉरी, इस तरह आप लिख सकते हैं, डेल्टा Y बराबर K डेल्टा I। तो यहाँ पर K जो है वो आपका गुणक है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा Y बट्टा डेल्टा I। तो यहाँ डेल्टा Y जो है वो आय को बताता है और डेल्टा आई जो है वो निवेश को बताता है। तो गुणक जो है आय और निवेश के संबंध को बता रहा है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, निवेश तथा आय के बीच। तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गुणक का जो सूत्र है वो होता है, अभी जस्ट बता दिए ऊपर में, के बराबर डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई। तो आपका ब आंसर हो जाएगा, ये गुणक का फॉर्मूला है। पांचवा नंबर है, किन्स के गुणक को निम्नलिखित में कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं? तो कौन सा है? सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, स, अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा स, अ तथा ब दोनों। छठा क्वेश्चन है, एमपीसी का मान क्या है? एमपीसी का जो मान होता है वो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है, इसीलिए इसका आपका आंसर स हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, अवस्फीतिक अंतराल माप बताता है। तो ये किसका माप बताता है? तो ये बताता है आपका न्यून मांग का, मतलब कम मांग, मतलब बाजार में सामान ज़्यादा है लेकिन उसका मांग क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसको हम लोग न्यून मांग कहते हैं। तो सातवां का ए हो जाएगा। आठवां है, किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये आपका पुकारा जाता है अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से। तो यहाँ आठवां का ब हो जाएगा। नौवां है, अवस्फीतिक अंतराल की दशाएं। तो अवस्फीतिक अंतराल की दशाएं क्या है? तो मांग में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति और मांग दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है जहां क्या हो? तो जहां पर आपका एडी बराबर एएस हो, वहीं पर आय और रोजगार का संतुलन निर्धारित होता है। ये इस तरह का कुछ फिगर रहता है, सॉरी, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर ये है आपका एडी और ये कहलाता है एएस, जहाँ दोनों बराबर हो रहा है, यहाँ यहीं पर आपका संतुलन निर्धारित होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स, एडी बराबर एएस। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है? तो ये आपका निर्भर होता है
प्रभावपूर्ण मांग पर, मतलब केन्स का रोजगार सिद्धांत जो है प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। इफेक्टिव डिमांड जिसको कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड का फॉर्मूला होता है ईडी बराबर सी प्लस आई। मतलब प्रभावपूर्ण मांग भी किस पर निर्भर करता है, उपभोग संबंधी मांग और विनियोग संबंधी मांग पर निर्भर करता है। और रोजगार जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, ईडी पर, मतलब प्रभावपूर्ण मांग पर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया। तो हम लोग सभी जानते हैं इसको जेबी से ने प्रतिपादित किया था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजन करती है, मतलब बाजार में जो भी उत्पादन होगा वो सारा बिक जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, यदि सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो। 13 नंबर क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक जो है वो आपका कौन है, तो जे.एम. केन्स है। 1936 में ये किताब उन्होंने लिखा था। 14 नंबर क्वेश्चन है, किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, दोनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, अ और बा। इसी को हम लोग सामूहिक मांग को एडी से सूचित करते हैं और सामूहिक पूर्ति को एएस से सूचित करते हैं। मतलब एडी बराबर एएस जहाँ होगा वहीं पर रोजगार का भी निर्धारण होता है और इसी को हम लोग आय संतुलन भी कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा। तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, गुणक बराबर होता है 1/MPS, मतलब ये गुणक का फॉर्मूला ये भी है। तो यहाँ 1/MPS का मान यहाँ 0.2 दिया हुआ है, बस 0.2 बैठा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो पड़ जाएगा, 2 पचे 10, तो आपका गुणक का मान कितना आ जाएगा 5, जो ब में है, तो ब आंसर आपका करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निवेश गुणक है, निवेश गुणक का फॉर्मूला क्या होगा। तो निवेश गुणक का फॉर्मूला के बराबर 1/MPS होता है, जो अभी ऊपर मैथ बताया इस फॉर्मूला के आधार पर, और गुणक बराबर के बराबर 1/1 - MPC भी होता है, दोनों होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है। तो निवेश का निर्धारक घटक होता है पूंजी की सीमांत क्षमता और आपका ब्याज दर, दोनों होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा स, अ और ब दोनों। 18 है, मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में जब रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है, तो यहाँ पर मंदी की अवस्था हो जाती है, तो 18 का द हो जाएगा। 19 है, उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में स्वायत्त उपभोग है। तो स्वायत्त उपभोग किसको माना जाता है, तो यहाँ ए को स्वायत्त उपभोग माना जाएगा, तो यहाँ पर 19 का जो है वो ब हो जाएगा, ताकि ब में ए लिखा है, इसको स्वायत्त उपभोग माना जाता है, और ये जो बी है इसको एमपीसी माना जाता है, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.5 वाई में स्वायत्त उपभोग है। यहाँ स्वायत्त उपभोग पूछ रहा है, सेम यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैथमेटिकल रूप में है। जैसे यहाँ स्वायत्त उपभोग है तो यहाँ पर क्या था, ए को स्वायत्त उपभोग माने, तो यहाँ पर संख्या में दिया हुआ है, तो स्वायत्त उपभोग मतलब ए के जगह पर क्या है 100, तो स्वायत्त उपभोग आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ 20 का हो जाएगा 100। 21 है, एमपीसी के मान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो एमपीसी जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एमपीसी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 और 1 के बीच में, मतलब इसका जो एमपीसी का मान होता है वो हमेशा पॉइंट में होगा। पॉइंट में रहने मतलब है कि 1 +1 और -1 के बीच में ये पॉइंट में रहता है। 22 नंबर है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4 है तो एमपीएस का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एमपीएस का मान पूछ रहा है, एमपीसी का मान दिया हुआ, तो यहाँ फॉर्मूला आपका लगेगा एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1।
तो यहाँ पर MPC का मान कितना दिया हुआ 0.4, तो यहाँ 0.4 MPC की जगह बैठा दिए, प्लस MPS लिख दिए, बराबर 1 लिख दिए। अब MPS अपना जगह पर रहेगा, 1 अपना जगह पर रहेगा और 0.4 को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 1 में 0.4 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा 0.6 बचेगा। तो MPS का मान कितना हो जाएगा 0.6, कहाँ पर है तो ब ऑप्शन में है, तो 22 का ब हो जाएगा 0.6। और लास्ट क्वेश्चन है, समग्र मांग के उस स्तर को संदर्भित करता है जो कि अर्थव्यवस्था में संबंधित समग्र आपूर्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या पूरा किया जा सकता है, स्वायत्त उपभोग को, प्रभावी मांग को, अधिमांग को या अल्प मांग को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रभावी मांग, इसका हो जाएगा ब। तो बच्चों ये थे आय और रोजगार निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जल्द ही सब्जेक्टिव वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।